सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे समास और समास में आज हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास, जो हमारे पाठ्यक्रम का तीसरा अंतिम समास है, अव्ययभाव समास। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय हो, अब प्रश्न ये उठता है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय में से ये ए हटा दें तो शब्द बचता है व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और अव्यय का मतलब जिसमें खर्च नहीं हो। तो ऐसा पद या शब्द जिसमें विभक्ति और लकार का खर्च नहीं हो, अर्थात जिसमें विभक्ति नहीं लगती या कोई लकार नहीं लगता, ऐसे पद को अव्यय कहते हैं। संस्कृत में अनेक अव्यय होते हैं, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में जो इस समास में प्रयोग होते हैं वो 7 अवयव है। जिनका हमें अध्ययन करना। यथा, उप, अनु, स, प्रति, निर और अधि। ये 7 अवयव हमारे कोर्स में है। अर्थात हम कह सकते हैं पहला पद इन 7 में से कोई एक होता है तो वह उदाहरण अव्ययभाव समास का होता है। जैसे सपुत्रम, यहां प्रथम पद स है, दूसरा पद पुत्रम है, तो इसका मतलब यह प्रथम पद अव्यय है, इसलिए यह उदाहरण अव्ययभाव समास का है। हमारी परीक्षा में प्रश्न आएगा संस्कृत में विग्रह करना और समास युक्त करना, इसलिए हम इन दोनों के पहले नियम लिखेंगे। तो सामान्य नियम, संस्कृत में विग्रह। संस्कृत में विग्रह के नियम। द्वितीय पद को पहले लिखकर उसमें उचित विभक्ति लगा देंगे तथा अंत में अव्यय का अर्थ लिखेंगे। संस्कृत में विग्रह करते समय एक ही काम करना है, दूसरे पद को पहले लिखना और उसमें उचित विभक्ति। उचित विभक्ति का मतलब है जब हम अवयव पढ़ेंगे तो प्रत्येक अवयव के योग में अलग अलग विभक्ति लगेगी, तो वो विभक्ति लगानी है और अंत में जो अवयव का अर्थ होगा वो अवयव लिखना है। तो ये तो सामान्य नियम थे संस्कृत में विग्रह के। अब समास युक्त के।
समास युक्त करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना? प्रथम पद में लगी विभक्ति तथा अन्य पदों का लोप कर देंगे। पहला नियम यह है कि जब हम समास युक्त करेंगे तो प्रथम पद है उसमें जो विभक्ति लगी है उसको हटा देंगे और अन्य जितने भी पद है उन सब का लोप कर देंगे। दूसरा नियम, शेष रहे पद के आगे अव्यय जोड़ देंगे। जब विभक्ति हटाएंगे उसके बाद जो मूल पद बचेगा उसके आगे उचित जो विभय जिसका अर्थ हम लिख रहे हैं उसके अनुसार अवयव जोड़ देंगे। तीसरी बात, तीसरा नियम, पद को नपुंसकलिंग एक वचन बना देंगे, क्योंकि समास युक्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का होता है। तो नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, अकारांत पद में, अगर पद अकारांत है जिसके अंत में एक ही ध्वनि आती है वो अकारांत होता है। अकारांत पद के अंत में मैं आधा में लगा देंगे। अगर पद अकारांत है तो उसको नपुंसकलिंग बनाने के लिए सीधा अंत में आधा में जोड़ देंगे। नंबर 2, आकारांत, अगर पद आकारांत है जिसके अंत में आ की ध्वनि आ रही है, आकारांत पद में आ की मात्रा हटाकर में लगा देंगे। अगर शब्द आकारांत है जैसे सीता, तो उसको नपुंसकलिंग बनाने के लिए सीता में आग की मात्रा हटा देंगे और मैं जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सीतम। तीसरी बात, इकारांत, बड़ी इकारांत और उकारांत, बड़ा उ, पदों के अंतिम स्वर को क्रमशः छोटी और छोटा ऊ में बदल देंगे। तो इस प्रकार अगर पद के अंत में बड़ी की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, उसे अकारांत नपुंसकलिंग बनाने के लिए दोनों मात्राओं को ह्रस्व
या ऋस्व यानी छोटी में और छोटा ऊ में बदल देंगे। तो इस प्रकार यह सामान्य नियम है जिसके द्वारा हम इस समास का अध्ययन करेंगे। संस्कृत में विग्रह भी कर सकते हैं और समास युक्त कर सकते हैं। ये आपके सामने नियम लिखे हैं, इसके अनुसार हम एक एक का उदाहरण लिखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अब क्रम से हम एक एक पढ़ते हैं। पहले नंबर 1 यथा अव्यय। अब आपको उदाहरण मिलेंगे यथा के। इनके कोष्टक में मैं एक तो लिख रहा हूं अर्थ और एक लिख रहा हूं विभक्ति। इस यथा का अर्थ होता है अंतिकर में और इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगानी है। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब यह चीज आपको प्रत्येक अवयव के योग में अलग अलग अर्थ होगा, अलग अलग विभक्ति लगेगी, वो आपको याद करके फिर इस नियमों के अनुसार हम उनका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। अब उदाहरण देखो, यथा बलम। प्रथम पद अव्यय है, इसलिए यह अविभाव समास है। अब इसका संस्कृत में विग्रह करेंगे। जब समास युक्त होता है उसका विग्रह करना होता है, जब विग्रह होता है उसका समास युक्त करना होता है। तो अब संस्कृत में विग्रह करेंगे तो आपने लिखा है संस्कृत में विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखकर, दूसरा पद क्या है? मूल पद बल है, तो दूसरे पद को पहले लिखकर लिख दिया बल। उसमें लगाएंगे उचित विभक्ति। उचित विभक्ति कौन सी है? यहां लिखा है द्वितीय व्यक्ति, तो यहां सब में द्वितीय व्यक्ति लगानी है, तो ये होगी द्वितीय व्यक्ति। अकारांत नपुंसकलिंग या पुल्लिंग में लगती है द्वितीय व्यक्ति, तो हो गया बलम। द्वितीय व्यक्ति लगा दी और अंत में लगाएंगे अवयव का अर्थ। इस अवयव का अर्थ क्या है? अंतिकर में, तो अंत में लिख देंगे अंतिकर में। तो इस प्रकार कोई भी उदाहरण हो, सबका उत्तर इसी अनुसार होगा। दूसरा उदाहरण देखो, यथा गुणम है उदाहरण सही। संस्कृत में विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखो, लिख दिया गुण। इसमें लगाओ उचित विभक्ति, उचित विभक्ति वही है द्वितीय व्यक्ति, लगा दिया गुणम हो गया। और फिर इसका क्या लिखना है? अर्थ, अर्थ वही है। यथा का अर्थ होता है अंतिकर में। तो इस प्रकार कोई भी उदाहरण हो जिसका संस्कृत विग्रह हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब अगला प्रकार है समास युक्त करना। जब इस प्रकार विग्रह है तो उसका क्या करना है? समास युक्त करना है। अब यह है संस्कृत में विग्रह, इसका करना आपको युक्त। तो अब युक्त करते समय यह नियम देखेंगे। समास युक्त करते समय प्रथम पद में लगी विभक्ति और अन्य पदों का लोप कर देंगे, पहला नियम यह है। तो यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है, तो इस प्रथम पद में जो विभक्ति सूचक शब्द है, यह विभक्ति सूचक शब्द है, इसका कर देंगे लोप, और अन्य यह है इसका कर देंगे लोप। तो क्या रह गया? केवल रह गया रूप, लिख दिया रूप। शेष रहे पद के आगे अवयव जोड़ देंगे। यहां अंतिकर में अर्थ है, यह किसका अर्थ है? यथा का। तो आगे अवयव कौन सा जोड़ेंगे? यथा ही जोड़ेंगे, अन्य कोई नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें लगा दिया आगे यथा। और तीसरी बात, पद को नपुंसकलिंग एक वचन बना देंगे। अब इसको नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है, और नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए कौन सा अंत है? शब्द अकारांत। और अकारांत पद के अंत में नपुंसकलिंग बनाने के क्या जोड़ देंगे? आधा में जोड़ देंगे। तो ये आधा में जोड़ दिया, तो इस प्रकार ये उत्तर हो गया यथा रूपम। इस प्रकार कोई भी उदाहरण होगा उसका हम इस प्रकार समास युक्त कर सकते हैं।
अगला उदाहरण देखो। शक्तिम अंत्यकर्म। अब इसका समास युक्त करेंगे, तो समास युक्त करते समय हमें क्या करना, प्रथम पद में लगी विभक्ति का लोप करना। ये प्रथम पद की विभक्ति सूचक शब्द है, इसका लोप कर दिया, और द्वितीय पद का लोप कर दिया, तो शेष पद क्या बचा, शेष पद बचा शक्ति, लिख दिया। अब इसके आगे अवयव अंत्यकर्म है, तो आगे निश्चित है यथा अवयव भी लगेगा, लगा दिया। अब तीसरी बात, पद को नपुंसकलिंग एक वचन बनाना है। अब नपुंसकलिंग एक वचन बनाने में पद अकारांत नहीं है, आकारांत भी नहीं है, और इकारांत और उकारांत भी नहीं है। पद क्या है, इकारांत है, तो बड़ा ई होती तो उसको छोटी में बदलते, छोटी इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये इकारांत नपुंसकलिंग हो गया। तो इस प्रकार ये था एक अवयव। इस प्रकार कोई भी उदाहरण हो जिसका समास युक्त हम इस प्रकार करेंगे। अब हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा उप अवयव। कोष्ठक में इसका अर्थ होता है समीपम, और विभक्ति षष्ठी विभक्ति। इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है, बाकी तरीका वही है। अब उदाहरण देखो, पहले समास विग्रह करेंगे, तो उदाहरण क्या मिलेगा, समास युक्त मिलेगा, उपवृक्षम है अविभाव समास, पहला पद उप अवयव है। तो संस्कृत में विग्रह करना है, तो संस्कृत में विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखेंगे। दूसरा पद क्या है, वो है मूल पद क्या है, वृक्ष, लिख दिया। दूसरे पद को पहले लिखकर उसमें उचित विभक्ति, यहां कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति अकारांत षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा वृक्षस्य, अकारांत पुल्लिंग है। और फिर अर्थ लिखना, अर्थ क्या है, समीपम, तो ये लिख देंगे समीपम। इस प्रकार कोई भी उदाहरण हो जिसमें पहला पद उप अवयव है, उसका विग्रह हमेशा इसी प्रकार होगा। अगला उदाहरण देखो, उपकृष्ण। वही बात, संस्कृत विग्रह करते समय दूसरे पद को पहले लिखो, कृष्ण, इसमें लगाओ षष्ठी विभक्ति, एक वचन हो गया कृष्ण से, और फिर इसका अर्थ लिख दो। अर्थ क्या है, समीपम। यह तो हुआ संस्कृत में विग्रह। अब हम करेंगे समास युक्त। तो समास युक्त करते समय ऐसा उदाहरण मिलेगा, इसका ऐसा बनाना। गंगा या समीपम। अब इसका आपको करना है समास युक्त। समास युक्त करते समय लिखा है पहले पद में लगी विभक्ति का लोप करेंगे और द्वितीय पद का लोप करेंगे। तो पहली विभक्ति सूचक पद यह है, इसका और इसका लोप करेंगे, तो मूल पद क्या बच गया, वो बच गया गंगा। शेष रेबच में पद में क्या जोड़ेंगे, अवयव। तो यहां अर्थ क्या है, समीपम। समीपम अर्थ किसका है, उप का, तो आगे लगा दो उप। तीसरी बात, पद को नपुंसकलिंग एक वचन बनाएंगे। अब नपुंसकलिंग एक वचन में अंतिम शब्द क्या है, गंगा। आकारांत है तो नियम नंबर ब, आकारांत में आ की मात्रा हटाकर में लगाएंगे, तो ये आ की मात्रा हटा देंगे और ये आधा में जोड़ देंगे, तो बन जाएगा उपगंगम। इसी प्रकार अगला उदाहरण, ग्रस्य समीपम।
वही बात विग्रह करते समय पहले पद की ये विभक्ति सूचक इसका और इसका लोप करना, तो मूल शब्द क्या बच गया? ग्रह लिख दिया। इसमें लगा दो आगे अवयव समीपम है इसलिए उप लगेगा, ये लग दिया उप। और पीछे नपुंसकलिंग बनाएंगे तो अकारांत है तो आधा में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया उपगृह। तो इस प्रकार उप अवयव से संबंधित कोई भी प्रश्न आए उसका संस्कृत में विग्रह और समास युक्त इस प्रकार होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं